हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग भोजन एवं पोषण ये चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। 3 अध्याय जो है वो पूरा हो चुका है। क्या है चौथे का? भोजन एवं पोषण। अब भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कि भोजन व पोषण का अर्थ कोई भी पदार्थ जो शरीर को शक्ति प्रदान करने, वृद्धि करने और जीवन को बनाए रखने आदि के लिए खाया पिया या अन्यथा शरीर में लिया जाता है, उसे हम भोजन कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो हमें शक्ति प्रदान करे और हमारे जीवन को बनाए रखने में मदद करे, हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करे, हमें एनर्जी प्रदान करे, वो क्या कहलाता है? वो भोजन कहलाता है। हवा में जो ऑक्सीजन है और पानी के बाद भोजन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ऑक्सीजन और पानी के बाद भोजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उपयुक्त एवं पौष्टिक भोजन से शरीर को उचित पोषण मिलता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि केवल शरीर की फिटनेस ही स्वस्थ होने का एकमात्र आधार नहीं है। मतलब शरीर सिर्फ फिट रहे ये भोजन का आधार नहीं है। भोजन का आधार क्या है कि स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है कि मानसिक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना। कि हम फिट रहें, सिर्फ भोजन का मतलब आधार ये नहीं है। हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें, भोजन का आधार ये होता है। स्वस्थ रहना हमारी समग्र जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम बहुत सारे व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन उचित पोषण के बिना यह सब अप्रभावी हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के अंतर्गत 70% श्रेय आहार को तथा बाकी 30% व्यायाम को दिया जाता है। मतलब कितना हमारे शरीर के लिए 70%, मतलब हम ऐसा आहार लें कि जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हो और जितनी उचित मात्रा पर्याप्त मात्रा में आहार लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, फैट जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब हर चीज़ एक संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए या जितनी आवश्यकता है, जितनी नीड है उतनी ही लेनी चाहिए। और व्यायाम भी उसके साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पोषण क्या होता है? अब पोषण के बारे में देखते हैं। उचित पोषण का अर्थ होता है कि हम अपने आहार में सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में सम्मिलित करें। मतलब पोषण का अर्थ होता है कि हम आहार में जितने पोषक तत्व हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन साइंस में। पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है पोषण का अर्थ कि संतुलित आहार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा है। तो और ये भी पढ़ा कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, दूसरा क्या होता है माइक्रो, मतलब दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ होते हैं और सूक्ष्म। तो ये क्या होते हैं कि और ये संतुलित पोषक तत्व क्या होते हैं, आहार क्या होते हैं, जिसमें हम सभी पोषक तत्वों को शामिल करें, लेकिन एक संतुलित मात्रा में शामिल करें। ये नहीं कि हमको हमारी मतलब फैट की आवश्यकता कम है तो हम तब भी बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं। तो उचित पोषण का अर्थ वही होता है कि हम अपने आहार में सभी पोषक तत्वों को किसमें सही मात्रा में शामिल करें, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सभी पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ऊर्जा जो है, जितने पोषक तत्व है, क्या सभी पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं? नहीं। पोषक तत्व कौन से ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से मिलती है और फैट से मिलती है ना। तो ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ हैं, क्योंकि इन तीनों की हमारे शरीर में ज़्यादा नीड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2, और प्रोटीन से 4.2, और फैट से कितनी मिलती है? वो 9.2 मिलती है। तो ये क्या है? सभी पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन किसी न किसी रूप में आवश्यक होते हैं। हमारे भोजन में शरीर वृद्धि के लिए प्रोटीन, ऊर्जा के लिए मतलब प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? शारीरिक वृद्धि के लिए होती है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोज और वसा, ये दोनों क्या हैं? ऊर्जा के लिए जरूरी होते हैं। शरीर रक्षा एवं शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए खनिज लवण और विटामिन का होना आवश्यक है। अब ये खनिज लवण और विटामिन किसके अंतर्गत आते हैं? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। जहाँ आप लोगों को अगर ये हम पढ़ा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ाए हुए हैं, हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो क्या है कि जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मिले, क्या ये
खनिज लवण और विटामिन का होना आवश्यक है। अतः हमें ऐसे भोजन चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मिले। ऐसे कुछ पोषक तत्व हैं जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है और उन्हें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि ये भोजन के पोषण मूल्यों के संवर्धन के तरीके। अब ये देखते हैं कि विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए हमें अपने भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई, परिवार की सीमित आय के कारण भी यह अनिवार्य हो गया है कि हम भोजन पकाने में कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करें जिससे अधिक व्यय किए बिना ही भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सके। भोजन का पोषक मान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। मतलब क्या है कि विभिन्न पोषक तत्व जो भी हैं वो उसकी प्राप्ति के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि ये बढ़ती हुई जो जनसंख्या में वृद्धि इतनी तेज़ी से हो रही है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, परिवार की सीमित आय, परिवार की भी एक लिमिट आय है, तो इन सब के कारण कि यह ज़रूरी हो गया है कि हम भोजन के पकाने में मतलब हम इस तरीके से भोजन पकाएं कि उसमें पौष्टिक तत्वों की बढ़ोतरी हो, ना कि उसकी पौष्टिक तत्व जो है वो घट जाएं। भोजन का पौष्टिक तत्व मान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है? अंकुरण। दूसरा है खमीरीकरण। तीसरा है खाद्य सम्मिश्रण। चौथा है खाद्य प्रबलीकरण। देखिए ये सब क्या है, ये सब हम लोगों को पढ़ना है अभी। अंकुरण क्या है? अंकुरित स्प्राउट्स जो है, अनाज व दालें ऐसे बीज होते हैं जिनसे छोटे छोटे अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या है? आमतौर पर कई घंटों तक बीजों को भिगोने से शुरू होती है। अंकुरण प्रक्रिया के द्वारा कच्चे खाद्य पदार्थों की पोषकता बढ़ती है और इन्हें पचाने में आसानी होती है। अंकुरण के कारण हमें पोषक तत्वों का लाभ मिलता है तथा हमें कई बीमारियों को दूर करने में भी मदद मिलती है। अंकुरित करने के लिए हम अनाज जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, साबुत दालें जैसे मूंग, मोठ, चना आदि का उपयोग कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ को गर्म करने या उबालने से अंकुरण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसमें उपस्थित विटामिन, खनिज लवण आदि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अंकुरित खाद्य पदार्थों को ज़्यादा पकाना, तलना व भुनना नहीं चाहिए। तो अंकुरण क्या है? स्प्राउट्स क्या है? ये अनाज, दालें, बीज, इन सब में मतलब इन सबको अंकुरित किया जाता है। और क्या होता है कि मतलब इसको करने के क्या तरीके होते हैं कि अनाज को, इन सबको कई घंटों तक पानी में भिगो दिया जाता है। फिर ये क्या होता है कि अंकुरण की प्रक्रिया कच्चे पदार्थों की क्या करती है? पोषकता बढ़ाती है। अंकुरण क्या करता है कि कच्चे पदार्थ जो भी होते हैं उसकी पोषक तत्वों में वृद्धि कर देता है। और क्या होता है कि जिससे उस अंकुरण होने के कारण कि उसे पचाने में आसानी होती है। अंकुरण के कारण हमें पोषक तत्वों का लाभ भी मिलता है, इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। आगे देखते हैं कि मूल संदेश क्या है। अंकुरित खाद्य पदार्थ को श्रेष्ठ आहार व सुपर फूड भी कहा जाता है। सुपर फूड किसे कहते हैं? जो अंकुरित खाद्य पदार्थ होते हैं। अंकुरित गेहूं के दानों को सुखाकर यदि हम इसका दलिया बनाएं तो यह अत्यंत पौष्टिक व सुपाच्य बनता है। छोटे बच्चों को भी आप दलिया को पूरक आहार के रूप में दे सकते हैं। अंकुरण करने के लाभ, इसके लाभ क्या होते हैं इसको देखते हैं। यह एक बिना अतिरिक्त व्यय आसानी से उपलब्ध पौष्टिक आहार है। इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई बहुत मेहनत नहीं लग रहा है, बस क्या है अनाज को पानी में भिगो देना है। अंकुरण से खाद्य पदार्थ अधिक पाचनशील हो जाते हैं। इसको भी हमने देखा कि जो है इसको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है अंकुरण के कारण। अंकुरण खाद्य पदार्थ खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है कि इससे बढ़ती है। अंकुरित खाद्य पदार्थ कुपोषण, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कब्ज, बवासीर आदि बीमारियों को दूर करने में लाभदायक होता है। अंकुरित खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है जिस कारण लौह तत्व के अवशोषण में भी मदद मिलती है। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आया कि अंकुरित खाद्य पदार्थ में किसकी मात्रा बढ़ती है? विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि अंकुरित खाद्य पदार्थ में कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? किसकी बढ़ती है? विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण क्या होता है लौह तत्व के अवशोषण में भी विटामिन
सी क्या करता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, अब अंकुरण की विधि, इसकी विधि क्या है? जिस भी साबुत अनाज व दालों को अंकुरित करना हो उसे अच्छी प्रकार से साफ करें। इसमें 3 से 4 गुना पानी डालकर 8 से 10 घंटे भिगोएं, जिससे कि यह खाद्य पदार्थ पानी सोख कर फूल जाए। उसके पश्चात मलमल या पतले कपड़े को गीला करके भीगे हुए खाद्य पदार्थ को ढीला बांधकर लगभग 24 घंटे तक ऐसे स्थान पर रख दें जहां हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। पानी के छींटे डालकर कपड़े को गीला करते रहे ताकि अंकुरण के लिए नमी मिलती रहे। गर्मियों में 1 से 2 दिन व सर्दियों में 2 से 3 दिन में अंकुर निकल आते हैं। जब साबुत खाद्य पदार्थ में अंकुर निकल आए तो उसे साफ पानी में धोकर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अंकुरण करने का तरीका होता है कि पानी को कई घंटों तक भिगो दिया जाता है। उसके बाद अनाज को कई घंटों तक भिगो देते हैं, फिर उसे मलमल के कपड़े में उसको बांध दिया जाता है और उस पर क्या है, पानी छिड़कते रहना चाहिए। और गर्मियों में क्या होता है, 1 से 2 दिन लगेगा और सर्दियों में 2 से 3 दिन में ये अंकुरित हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सब अंकुरित अनाज के फिगर दिए हुए हैं। अब खमीरीकरण के बारे में पढ़ते हैं। खमीरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव आवश्यक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे वह शीघ्र पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं। खमीरीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाए गए आहार को आसानी से पचाया जा सकता है। इडली, ब्रेड, कुलचा, डोसा, खमन, ढोकला, भटूरा आदि क्या है, आदि जो है, ये सब भटूरा आदि खमीरीकृत आहार के अच्छे उदाहरण हैं। खमीरीकरण की विधि, खमीरीकरण करने के लिए खाद्य पदार्थों को साफ करके स्वच्छ पानी में भिगो कर रखें। भीगे हुए अनाज व दालों को पीस लें। पीसे हुए मिश्रण को खट्टा होने के लिए रख दें। 8 से 10 घंटे बाद मिश्रण को फूल कर उड़ जाता है। खमीर उत्पन्न करने के लिए दही या बाजार में उपलब्ध खमीर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब खमीरीकरण करने के लिए क्या करते हैं, बाजार में जो यीस्ट जो खमीर मिलता है उसका प्रयोग करते हैं। गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण सर्दियों की अपेक्षा खमीर जल्दी उत्पन्न होता है। गर्मी में क्या है, खमीरीकरण आसानी से हो जाता है और ठंडक में सर्दियों में इसमें समय लगता है। खमीरीकरण के लाभ, खमीरीकरण खाद्य पदार्थ अधिक सुपाच्य होता है। मतलब जो भी खमीरीकरण खाद्य पदार्थ होता है उसे उसको पचाने में आसानी होती है। खमीरीकरण से खाद्य पदार्थ में विटामिन बी समूह की मात्रा भरपूर वृद्धि होती है। देखिए, अंकुरण में पढ़ रहे थे कि विटामिन सी बढ़ रहा था और खमीरीकरण में क्या बढ़ता है, विटामिन बी की मात्रा में भरपूर वृद्धि होती है। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, कैल्शियम आदि की मात्रा बढ़ती है। और क्या बढ़ता है, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब की मात्रा बढ़ जाती है तथा यह हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और हमारे शरीर में क्या होते हैं, आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। आगे देखते हैं, संदेश में क्या है, घर में उपलब्ध खाद्य सामग्री से भी हम क्या करते हैं, खमीर बना सकते हैं। आइए इसकी विधि जानते हैं। जैसे मैदा 1 कटोरी, दही आधा कटोरी, चीनी 2 चम्मच, गुनगुना पानी आधा गिलास। इसकी विधि क्या है कि खमीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़े कटोरे में क्या करना है, मैदा को छान लेना है। फिर मैदा को दही और चीनी डालकर अच्छे से मिला लेना चाहिए। फिर आधा गिलास क्या है, गुनगुने पानी को मैदा में डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, खमीर बनाने के लिए बड़े कटोरे में मैदा को छानना चाहिए। फिर उसमें दही और चीनी डालकर अच्छे से मिला लेना चाहिए। किसमें, मैदा में। फिर क्या करना चाहिए, गुनगुने पानी से मैदा को डालकर आधा मतलब गाढ़ा घोल बना लेना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि 6 से 7 मिनट तक फेंटिए। कितने मिनट फेंटना है, 6 से 7 मिनट तक फेंटना है। इस मिश्रण को अच्छे से फेंटने के बाद किसी बर्तन जिसमें हवा ना जा सके, एयर टाइट में डालकर रख दीजिए। करीब 24 घंटे बाद इस मैदे के घोल में हल्के हल्के छोटे छोटे बुलबुले आ जाते हैं। घोल में बुलबुले आ जाने का मतलब कि खमीर बनकर तैयार है। इस खमीर को फ्रिज में 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं। सुझाव, यीस्ट बनाने के लिए मैदा की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब खाद्य सम्मिश्रण, खाद्य सम्मिश्रण क्या होता है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन फंसा हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आया था, पोषण के लिए यदि हम विभिन्न भोज्य पदार्थों को मिलाकर प्रयोग करें तो एक दूसरे के पोषक तत्वों की
कमी को पूरा करते हैं। इसे हम खाद्य सम्मिश्रण कहते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुला कर खाने से आहार की पौष्टिकता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मुख्यतः निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाया जा सकता है। अनाज व दालें, जैसे कि खिचड़ी, दाल चावल, दाल की रोटी, ढोकला, डोसा, मिस्सी रोटी, मक्का व गेहूँ, ये सब क्या है, ये सब इस तरीके से ये पकाए जा सकते हैं। अनाज, दालें, सब्जियां, जैसे सब्जियां वाली खिचड़ी, पुलाव, अंकुरित मूंग, पोहा, दाल वाला साग, पौष्टिक रोटी, ये सब क्या है, अनाज, दालें व सब्जियां के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति एवं पशुजन्य खाद्य पदार्थ, खीर, गाजर का हलवा, अंडे का कस्टर्ड, मीट, पुलाव, बिरयानी आदि। विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुलाकर प्रयोग करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन उपयोगिता बढ़ना, इससे क्या होगा कि अनाज और दालों के अनुपात में मिलाया जाता है और एक दूसरे की पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे प्रोटीन की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। खाद्य पदार्थों को पोषक तत्व मान बढ़ाना, जब अनाज और दाल व में सब्जियां डाल दी जाती हैं तो आहार में विटामिन और खनिज लवण की मात्रा में भरपूर वृद्धि हो जाती है। पकाने को कम समय लगना, पकाने में क्या, खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाने से समय व ईंधन दोनों की बचत होती है। अब ये देखते हैं खाद्य प्रबलीकरण यानी फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। खाद्य प्रबलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक स्तर पर पौष्टिक तत्वों को कृत्रिम रूप से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है जो सामान्यतः सभी लोगों द्वारा खाए जाते हैं, जो जैसे चावल, दूध, नमक, खाद्य तेल, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह तत्व और आयोडीन जैसे प्रमुख खनिज एवं विटामिन ए, विटामिन डी जैसे विटामिन मिला दिए जाते हैं। आगे देखते हैं खाद्य प्रबलीकरण के लाभ। इसके लाभ क्या हैं? फोर्टिफिकेशन के, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जैसे एनीमिया आदि में रोकथाम में मदद मिलती है। दूसरा है विटामिन व खनिज की कमी से निपटने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन अत्यंत प्रभावी है। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में डाला जाता है, अतः इसके माध्यम से जनसंख्या में के एक बड़े भाग के स्वास्थ्य में सुधार संभव है। यह संक्रामक रोग से होने वाले खतरों को बहुत कम करता है। ये देखिए कि इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियम बनाना, खाद्य व्यवसायों के लिए FSSAI खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना। अब आगे देखते हैं कि पोषक तत्वों का संरक्षण। अब ये पोषक तत्वों का संरक्षण क्या है, इसको देख लेते हैं। पोषक तत्वों का संरक्षण ये पढ़ते हैं कि आहार में पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें तब ही होगी जब उनमें पौष्टिकता बरकरार होगी। पोषक तत्वों के संरक्षण का अर्थ है भोजन तैयार करने और पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों को बचाना। मतलब हम इस तरीके से भोजन पकाएं कि उसके पोषक तत्वों में कमी ना आए। संतुलित भोजन के लिए हमें अपने आहार में खाद्य विविधता के साथ पोषक तत्वों का संरक्षण करना भी जरूरी है। खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भोजन तैयार करते समय, पकाते समय, परोसते समय व भंडारण करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब किस तरीके से हम पोषक तत्वों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इनमें हम आहार का पोषण मूल्य संरक्षित करने के साथ ईंधन, धन, शक्ति, समय क्या होता है कि भोजन तैयार करते समय ताज़ा खाद्य पदार्थ चुनें जो अधिक पके, गले और कटे ना हो। सब्जियों को काटने से पहले धो लें। सब्जियों को जब भी छीलें तो छिलकों को बहुत पतला छीलें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गूदा निकाल देंगे तो भी उसकी पौष्टिकता क्या होगी, नष्ट होगी। इस चिन्ह वाले खाद्य पदार्थों का ही प्रयोग करें। साबुत दालों को रात भर, अन्य दालों को पकाने से पहले 1 घंटे के लिए भिगो दें। मतलब कोई भी दाल अगर पकानी है तो उसके 1 घंटे पहले क्या करना चाहिए, भिगो देना चाहिए। खांसते व छींकते समय अपने नाक मुंह को ढक लें। भोजन पकाते समय व परोसते समय
क्या करना चाहिए? पोषक तत्वों के नुकसान को कम करने के लिए भिगोने या धोने का समय कम करें और पकाने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, उनमें मौजूद जल में घुलनशील विटामिन व खनिज लवण नष्ट नहीं होंगे। खाना पकाने के लिए कम से कम पानी का प्रयोग करें तथा खाना धीमी आंच पर पकाएं। पकाते समय बर्तन को ढक्कन से ढक दें, क्योंकि इससे भोजन जल्दी पक जाता है। पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को भाप में प्रेशर कुकर में पकाएं और सलाद परोसने के से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। ये आगे थोड़ा और बचा हुआ है। भोजन का भंडारण करते समय ये यहाँ पर छूटा है। आटे को कभी भी पतली छलनी से न छानें, क्योंकि इससे क्या है, उसमें जो चोकर होता है वो अलग हो जाएगा और वो उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत फ़ायदा करता है। भोजन को बार बार गर्म ना करें, इससे भी क्या होता है, उसकी पौष्टिकता नष्ट होती है। बचे हुए तेल को बार बार गर्म करने से भी क्या होता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। विटामिन सी सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है। विटामिन सी को नष्ट होने से बचाने के लिए भोजन में नींबू का रस, आंवला भोजन को पकाने के बाद आंच को बंद करके सबसे अंत में डालें। प्लास्टिक या थर्माकोल कप में गर्म पेय पदार्थ को ना परोसें। भोजन का भंडारण करते समय खाद्यान्न में नमी, ताप, सूक्ष्मजीवों व कीटों के प्रकोप से इत्यादि की गुणवत्ता तथा भार में कमी आ जाती है। अंकुरण क्षमता कम हो जाती है तथा उत्पाद जो है वो बदरंग हो जाता है। इसलिए खाद्यान्नों को किसी प्रकार की क्षति बचाने के लिए उचित भंडारण अति आवश्यक है। आगे देखते हैं कि हवा और नमी खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब कर सकते हैं। मतलब जो हवा है, नमी है, ये सब क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब कर सकते हैं। यही कारण है कि खाद्य भंडारण में हवा एयरटाइट डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, हरी सब्जियों, खास तौर पर पालक को खरीदने के 1 या 2 दिन के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उसकी पौष्टिकता क्या है, कम हो जाएगी। ताज़ा दूध, घी, पनीर, ये सब क्या है, इसकी जीवन अवधि बहुत कम होती है। खाद्य पदार्थ भंडारण के दौरान गर्म तापमान के संपर्क में आने से खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें फ्रीज में रखें। भंडारण के लिए ऐसे भंडार गृह का चयन करें जहां सीलन ना हो, चूहों से अन्न का बचाव हो सके। ये देखिए, यहाँ पर भी ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। ये जो है, ये भी चैप्टर इतना पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका नाम है आहार आयोजन।